बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले में कह दी बड़ी बात। एसीबी रात में गायब कर रही शराब घोटाले के साक्ष्य। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में नया मोड़ आया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कार्यालय से शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेज गायब करने का गंभीर आरोप लगाया है। दावा किया है कि डीजीपी की निगरानी में मंगलवार रात अंधेरे में ट्रक के जरिए दस्तावेज ढोए गए जो संदिग्ध है। शराब घोटाले की अब तक की कहानी। झारखंड में 2022 की नई शराब नीति के तहत लागू छत्तीसगढ़ मॉडल से शुरू हुआ यह घोटाला सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का कारण बना। जांच में कई बड़े खुलासे हुए, जिनमें नकली होलोग्राम, अवैध शराब बिक्री और प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए गबन शामिल है। इस घोटाले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और जांच का दायरा झारखंड से छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा तक फैल गया है। 2022 में घोटाले का हुआ खुलासा। 2022 में झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित नई शराब नीति लागू की गई। आरोप है कि इस नीति में बदलाव कर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। नकली होलोग्राम और अवैध शराब बिक्री से सरकार को 450 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। बियर की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपए के अतिरिक्त वसूली से भी करोड़ों रुपए की कमाई की। एसीबी की जांच शुरू। एसीबी ने 27 सितंबर 2024 को प्रारंभिक जांच शुरू की थी। जांच में कई अहम साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। चौबे पर शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर 38 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। गिरफ्तारियां और पूछताछ। अब तक इस मामले में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया शामिल है। एसीबी ने 27 लोगों को समन जारी किया, जिनमें से कई से पूछताछ जारी है। जांच में छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट से जुड़े माफियाओं की भूमिका भी सामने आई है। बाबूलाल मरांडी के आरोप। बाबूलाल मरांडी ने लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि घोटाला सुनियोजित था और इसके तार मुख्यमंत्री तक जुड़े हैं। मरांडी ने अप्रैल 2022 में ही सोरेन को पत्र लिखकर शराब नीति की खामियों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जांच में ढिलाई, पूछताछ के दौरान रिकॉर्डिंग न करने और चार्जशीट दाखिल न करने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की। सूर्या हंसदा का स्कूल फिर से खुला, पत्नी ने संभाला जिम्मा। विद्यालय पहुंच पूर्व सीएम ने महसूस किया बच्चों का दर्द। गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी नेता सूर्या हंसदा द्वारा स्थापित चांद भैरव राजा राज विद्यालय का संचालन फिर से शुरू हो गया है। उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू ने विद्यालय के संचालन का जिम्मा लिया है, जहां 300 से अधिक वंचित बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी विद्यालय पहुंचकर बच्चों का दर्द महसूस किया और सूर्या हंसदा के योगदान को सराहा। आदिवासी जमीन खरीद मामले में बड़ा फैसला। पूर्व मंत्री एनोसेका, एलआरडीसी, 3 सीआई सहित 9 लोग दोषी करार। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री एनोसेका, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात सहित 9 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। एनोसेका ने 15 साल पूर्व 1.18 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन खरीदी थी। गोड्डा में मासूम के मर्डर की जांच को पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। गंभीर आरोपों की हर पहलू से करेगी जांच। गोड्डा के महागामा में बालिका मदरसा में नाबालिग छात्रा की मौत का मामला बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। परिजनों ने मदरसा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि बच्ची को छोटी छोटी गलतियों पर डांटा जाता था। मयंक सिंह ने झारखंड के 50 लोगों से मांगी थी रंगदारी। लॉरेंस बिश्नोई ने ही उसे अमन साव से मिलवाया था। एटीएस के समक्ष खोले राज। कुख्यात अमन साव गिरोह के अपराधी सुनील सिंह मीना और मयंक सिंह से लगातार तीसरे दिन भी धुरवा स्थित एटीएस मुख्यालय में रिमांड पर पूछताछ जारी रही। उसने झारखंड के 50 कारोबारियों से रंगदारी के लिए कॉल करने की बात स्वीकार की। एटीएस को आशंका है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज आरकेटीसी पर हायरिंग में भी मयंक सिंह का हाथ था। रामदास सोरेन के श्राद्ध क्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन भी साथ पहुंचे। पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार भोज में शुक्रवार को दोपहर 2:15 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी श्रद्धांजलि देने के घोड़ाबांधा स्थित श्राद्ध क्रम स्थल पहुंची। दोनों हेलीकॉप्टर से घोड़ाबांधा स्थित कंपूटर मैदान में बनाए गए हेलीपैड से उतरे। झारखंड में बोट पर बैठी महिला भी झील में कूदकर मरने की धमकी देने लगी। झारखंड के हजारीबाग में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बोट में बैठी एक महिला जान देने की धमकी देने लगी। उसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला को कब्जे में ले लिया। पारिवारिक विवाद के कारण महिला तनाव में थी और आत्महत्या प्रयास कर रही थी।
झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन एयर एम्बुलेंस से भेजे गए दिल्ली, अचानक बिगड़ी तबीयत। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इस दौरान उनको तुरंत पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब उन्हें दिल्ली इलाज के लिए लाया गया है। झारखंड में बड़ा हादसा, नदी में डूब गए 4 लड़के, सभी की मौत। झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ की मयूराक्षी नदी में 4 किशोर डूब गए। पुलिस की जानकारी के अनुसार चारों का शव बरामद कर लिया गया है। पिता की प्रेमिका को बेटे ने मार डाला, रांची में शराब पिलाकर चढ़ाई गाड़ी, 2 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने तमाड़ के पुलिडी प्रासी चौक के पास परमीला देवी की हत्या किए जाने के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। परमीला की हत्या प्रेमी के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। प्रॉपर्टी के लिए रिश्ते शर्मसार, बहन ने भाई पर लगा दिया झूठा रेप केस, बरी करते हुए किया बोला कोर्ट। रांची में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बहन ने अपने चचेरे भाई पर प्रॉपर्टी के लिए रेप केस लगा दिया और उसे जेल हो गई। बाद में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। रांची संपत्ति विवाद में पोक्सो एक्ट दुरुपयोग का मामला अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया। संपत्ति विवाद को लेकर चचेरी बहन ने अपनी 10 साल की बेटी को हथियार बनाकर चचेरे भाई रमेश के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की थी। इस संबंध में इटकी थाना में 10 अप्रैल 2025 को चचेरे भाई के खिलाफ महिला ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आरोपी ने कोर्ट में जज के सामने सरेंडर किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील मेघा नैया ने बड़ा खुलासा किया। कोर्ट ने पाया कि संपत्ति विवाद को लेकर चचेरी बहन ने अपनी 10 साल की बेटी को मोहरा बनाकर चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की गई थी। बच्ची ने अपनी मां के बहकावे में झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। रमेश एक निजी यूनिवर्सिटी के निर्माण स्थल पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। घटना के दिन उस समय वह ड्यूटी पर मौजूद था। वहीं सीसीटीवी फुटेज, उपस्थित रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय प्रबंधन की रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ कि घटना के समय वह ड्यूटी पर तैनात था। इतना ही नहीं, जांच के दौरान कई गवाहों ने घटना से इनकार किया था। बात सामने आई कि दोनों के बीच लंबे समय से पैतृक जमीन का विवाद चल रहा था। रांची में 1,30,000 लोगों का राशन कार्ड होगा रद्द, सामने आई वजह। रांची जिले में एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक राशन कार्ड बनाए गए हैं। कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनका आधार संदिग्ध है। कई ऐसे राशन कार्ड भी मिले हैं जिनके मुखिया की उम्र 18 साल से कम है। जिले में राशन कार्ड के सत्यापन में इस तरह के चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जिले में अभी सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस पूरे मामले में जांच के बाद नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 1 लाख से अधिक राशन कार्ड को संदिग्ध मानकर संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया है और उसे रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिले में सत्यापन की प्रक्रिया में अब तक 1.30 लाख राशन कार्ड संदिग्ध माने गए हैं। इनमें से 14,018 राशन कार्ड एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक बनाए गए थे। 22,154 राशन कार्ड ऐसे पाए गए हैं जिनमें या तो 18 वर्ष से कम उम्र के या 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के नाम दर्ज थे। वहीं 46,225 राशन कार्ड ऐसे हैं जिन पर पिछले 6 माह या उससे अधिक समय से राशन नहीं लिया गया या कार्ड बनाने के बाद एक बार भी अनाज नहीं लिया गया। 21,117 राशन कार्ड ट्रेसलेस हैं जिनका आधार संदिग्ध है और उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। भारतीय टीम के साथ नहीं जा पाएंगे ये 5 खिलाड़ी। एशिया कप के लिए अगले हफ्ते रवाना होगी टीम। भारतीय टीम आगामी एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए 4 सितंबर को दुबई में एकत्रित होगी। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हालांकि बीसीसीआई ने कथित तौर पर फैसला किया है कि आगामी एशिया कप 2025 के लिए चुने गए 5 स्टैंड बाई खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरैल मुख्य टीम के साथ दुबई नहीं जाएंगे।